हाल के आसनसोल में सड़क हादसे में एक लड़के की मौत के बाद जमकर हंगामा हुआ। लड़के की मौत से नाराज लोग सड़कों पर उतर गए और पुलिस से उलझ गए। इन लोगों ने पुलिस की गाड़ियों पर पथराव किया और उन्हें बुरी तरह से तोड़ डाला। इलाके के लोगों ने पुलिस पर अवैध वसूली का आरोप लगाया और हादसे के पीछे की वजह भी बताया। हंगामे की जानकारी मिलते ही आसपास के थानों से भारी संख्या में पुलिस वाले मौके पर पहुंचे और हंगामे को शांत कराया। सड़क हादसे के बाद हंगामा, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब जमकर हंगामा किया था और पुलिस पर भी लोगों की तरफ से पथराव किया गया था। पटना में लेफ्ट पार्टियों ने बेरोजगारी के मुद्दे पर नीतीश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। जेडीयू ने चुनाव में 19 लाख रोजगार देने का वादा किया था, जिस पर सरकार को घेरने के लिए लेफ्ट पार्टियों ने विधानसभा घेराव की कोशिश की। लेकिन जब प्रदर्शनकारियों की भीड़ काबू में नहीं आई तो पुलिस ने लाठियां भांजनी शुरू कर दी। जो भी प्रदर्शनकारी पुलिस वालों के सामने आया उसे पुलिस की लाठी खानी पड़ी। लाठी खाकर भागने पर भी कोई रियायत नहीं मिली। जितने पुलिस वालों के सामने से होकर प्रदर्शन गुजरा, उतनी ही लाठियां रसीद की गईं। ये तस्वीरें उन प्रदर्शनकारियों की हैं जो लाठीचार्ज से बचने के लिए आसपास की गलियों में छुप गए थे, लेकिन पुलिस वालों ने ढूंढ ढूंढ कर एक एक प्रदर्शनकारी को निकाला और दौड़ा दौड़ा कर पीटा। इससे पहले विधानसभा का घेराव करने पहुंचे प्रदर्शनकारी काफी देर तक हंगामा करते रहे और विधानसभा तक पहुंचने के लिए बैरिकेडिंग पार करने की कोशिश करते रहे। लेकिन विधानसभा तक पहुंचने से प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पटना पुलिस के अलावा अर्धसैनिक बल के भी जवान तैनात किए गए, जिन्होंने बैरिकेडिंग पर चढ़ रहे कार्यकर्ताओं को काफी देर तक समझाया। लेकिन प्रदर्शनकारी बैरिकेड पर चढ़ने की कोशिश करते रहे। जब पुलिस ने लाठियां चलाकर उन्हें पीछे धकेलने की कोशिश की तो उन्होंने बैरिकेडिंग गिराने की कोशिश शुरू कर दी। हालात संभालने के लिए पहले पानी की बौछार की गई। जब पुलिस की गाड़ी से पानी की बौछार से काम नहीं चला तो कुछ पुलिस वालों ने पानी का पाइप खुद हाथ में लेकर पानी की बौछार शुरू कर दी। लेकिन प्रदर्शनकारी फिर भी डटे रहे और सड़क के एक ओर की बैरिकेडिंग को तो प्रदर्शनकारियों ने गिरा ही दिया। अचानक कुछ पत्थर भी पुलिस की तरफ आते दिखे। पथराव शुरू हुआ तो पुलिस ने भी सख्ती शुरू कर दी। पहले आंसू गैस के गोले छोड़े गए। भीड़ थोड़ा पीछे तो सरकी, लेकिन हटी नहीं। कुछ और आंसू गैस के गोले छोड़े गए और फिर पुलिस ने डंडे चलाने शुरू कर दिए। दिल्ली एनसीआर के लोगों को पेट्रोल और रसोई गैस के दाम बढ़ने के बाद एक और झटका लगा है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने दिल्ली एनसीआर में सीएनजी और पीएनजी के दामों में बढ़ोतरी कर दी है। सीएनजी के दाम 70 पैसे और पीएनजी के दाम 91 पैसे बढ़ गए, जिसके बाद अब दिल्ली में सीएनजी की कीमत 43 रुपए 40 पैसे तो नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में 49 रुपए 8 पैसे तक जा पहुंचे। नई कीमतें आज से लागू हो चुकी हैं। बताया गया कि कोरोना की वजह से आईजीएल के खर्चों में हुई बढ़ोतरी की वजह से दाम बढ़ाए गए हैं। चंडीगढ़ में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी सिलेंडर के दामों में हुए इजाफे के खिलाफ कांग्रेस पार्टी सड़क पर उतरी। कांग्रेस नेताओं का एक दल खच्चर पर मोटरसाइकिल रखकर विरोध मार्च के लिए निकल पड़ा और नारेबाजी करते हुए सरकार से बढ़े हुए दाम वापस लेने की मांग करता रहा। खच्चर गाड़ी पर कुछ नेता एक मोटरसाइकिल के साथ सवार हो गए। साथ में एक गैस सिलेंडर भी रखा गया। कुछ प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री के चेहरे के छोटे छोटे कटआउट भी गले में टांगे रखे। कांग्रेस के झंडे और नारों वाली तख्तियां लेकर प्रदर्शनकारी आगे बढ़ते रहे। जिस तरीके से मोटरसाइकिल और सिलेंडर आज आम लोगों से बाहर हो चुका है, एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट खच्चर के ऊपर लोगों को चढ़ने पर मजबूर कर दिया। भारी संख्या में चंडीगढ़ पुलिस के जवान भी रास्तों पर तैनात रहे और विपक्ष का यह हंगामा तब शुरू हुआ जब पेट्रोल और डीजल की ऊंची कीमतों के बीच एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम केवल 4 दिन में दूसरी बार बढ़ गए। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की महंगाई के कारण एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में भी भारी इजाफा हुआ, जिसके कारण दिल्ली में 1 साल के बाद एलपीजी गैस के बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर की कीमत 800 रुपए के पार चली गई। इससे पहले 1 मार्च 2020 को दिल्ली में सिलेंडर की कीमत 805 रुपए थी। हालांकि बाद में कोरोना संकट के बीच जब दुनिया भर में लॉकडाउन लगा तो कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट आई और एलपीजी सिलेंडर की कीमतें कम होकर 600 रुपए के भी नीचे पहुंच गई थी। 30 नवंबर 2020 को दिल्ली में घरेलू इस्तेमाल वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमत 594 रुपए थी, लेकिन
दिसंबर, जनवरी और फरवरी इन 3 महीनों में ही एलपीजी सिलेंडर की कीमत करीब 38% बढ़ गई और एक सिलेंडर की कीमत 225 रुपए बढ़कर 819 रुपए पर पहुंच गई। अकेले फरवरी में ही सिलेंडर 125 रुपए महंगा हो गया। पहले 4 फरवरी को 25 रुपए दाम बढ़ाए गए, फिर 15 फरवरी को सिलेंडर 50 रुपए महंगा हुआ। इसके बाद 25 फरवरी को 25 रुपए और 1 मार्च को कीमत 25 रुपए और बढ़ गई। बीजेपी ने टीएमसी पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया है। बीजेपी ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर बंगाल सरकार के मंत्री फिरहाद हकीम की शिकायत की है। आरोप लगाया गया कि उन्होंने एक मस्जिद में जाकर एक खास वर्ग के लोगों को फायदा पहुंचाने की कुछ ऐसे वादे किए हैं जो आचार संहिता का खुला उल्लंघन है। बीजेपी ने चुनाव आयोग को इस शिकायत के साथ एक वीडियो भी सौंपा है। बीजेपी का दावा है कि ये वीडियो 27 फरवरी का है। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में बीजेपी कार्यकर्ता पर हुए हमले के विरोध में बीजेपी ने जोरदार प्रदर्शन किया। बीजेपी का आरोप है कि उसके कार्यकर्ता गोपाल मजुमदार पर टीएमसी के लोगों ने हमला किया, जिसमें वो और उनकी 85 साल की मां बुरी तरह घायल हो गई और इस घटना के सामने आते ही उसने ममता सरकार को घेरना शुरू कर दिया। कार्यकर्ता पर हुए हमले के खिलाफ बीजेपी महिला मोर्चा ने वहां के थाने का घेराव किया और जोरदार नारेबाजी की। इस दौरान जय श्री राम के नारे भी लगाए गए। इससे पहले घटना के विरोध में बीजेपी ने एक मार्च निकाला, जिसमें महिला मोर्चा की अगुवाई में बड़ी तादाद में महिलाएं शामिल हुई। कार्यकर्ताओं को थाने की तरफ बढ़ते देख वहां के गेट बंद कर दिए गए, लेकिन महिलाओं ने गेट पर ही प्रदर्शन शुरू कर दिया। তার বাড়িতে ঢুকে তৃণমূলের দুষ্কৃতীরা তাকে মেরেছে এবং তার বয়স্ক মাকে মেরেছে। घटना पर सियासत गरमाती देख टीएमसी ने भी सफाई दी और बीजेपी के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। आरोप झूठा है, लेकिन घटना जो घटे हैं वो बहुत ही खराब है। लेकिन गोपाल मजुमदार और उनकी मां पर हुए हमले के बाद राष्ट्रीय महिला आयोग भी हरकत में आ गया और उसने मुख्य चुनाव आयुक्त को चिट्ठी लिख हमले पर चिंता जाहिर की। पश्चिम बंगाल में आईएसएफ से गठबंधन पर कांग्रेस पार्टी में सिर्फ फुटओवर होता दिख रहा है। पश्चिम बंगाल में अब्बास सिद्दीकी की पार्टी इंडियन सेक्युलर फ्रंट को कांग्रेस और लेफ्ट के गठबंधन में शामिल करने को आनंद शर्मा ने कांग्रेस के सिद्धांतों के खिलाफ बताया है। आनंद शर्मा ने अपनी नाराजगी ट्विटर पर लिखकर सार्वजनिक कर दी। उन्होंने लिखा कि इस तरह का गठबंधन कांग्रेस की मूल विचारधारा, गांधीवाद और नेहरूवादी धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने ट्वीट में क्या लिखा, आइए आपको दिखाते हैं। आईएसएफ और ऐसे अन्य दलों के साथ गठबंधन पार्टी की मूल विचारधारा, गांधीवाद और नेहरूवादी धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है, जो कांग्रेस पार्टी की आत्मा है। इन मुद्दों को कांग्रेस कार्य समिति पर चर्चा होनी चाहिए थी। सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ाई में कांग्रेस चयनात्मक नहीं हो सकती है। हमें हर सांप्रदायिकता के हर रूप से लड़ना है। पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की उपस्थिति और समर्थन शर्मनाक है। उन्हें अपना पक्ष स्पष्ट करना चाहिए। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा के सवाल उठाने के बाद अधीर रंजन चौधरी ने उन्हें जवाब दिया। उन्होंने ट्वीट में क्या लिखा, उन्होंने लिखा, हम लोग प्रदेश प्रभारी हैं, कोई भी फैसला खुद से नहीं लेते हैं जब तक कि आलाकमान से आदेश नहीं मिलता है। चीन के कुछ प्रांतों में बर्फीले तूफान ने ऐसा धावा बोला कि मौसम विभाग को सावधान रहने की चेतावनी जारी करनी पड़ी। वहां हाल यह हो गया कि कोरोना के बाद अब भारी बर्फबारी और खून जमा देने वाली ठंड ने लॉकडाउन लगा दिया है, क्योंकि तस्वीर में चीन के उत्तर पूर्वी छोर पर मौजूद हेलोंगजियांग प्रांत में सड़कों पर इतनी बर्फ जमा हो गई कि वो काल का दूसरा नाम बनी। नतीजा, प्रांत के 13 हाईवे बंद करने पड़े। शिंजियांग प्रांत में तो बर्फीले तूफान ने 20 घंटों तक ऐसा कहर ढाया कि हवाई जहाजों का उड़ान भरना नामुमकिन हो गया। एयरपोर्ट से रनवे तो जैसे गायब ही हो गए। इस वजह से कई हवाई अड्डे बंद कर दिए गए और 80 उड़ानें रद्द हो गई। चीन के शासन वाले इनर मंगोलिया प्रांत में भी इतनी धुआंधार बर्फ गिरती दिखी कि सामने बर्फ के सिवा कुछ भी दिखाई देना बंद हो। चीन के गंसू और सांची प्रांतों में भी भारी बर्फबारी ने लोगों को पंगु बनाकर रख दिया। उत्तराखंड के चमोली में 2 इलाकों को जोड़ने वाली 19 किलोमीटर लंबी एक सड़क को चौड़ा करने का विरोध कर रहे कई लोगों पर पुलिस ने सख्ती दिखाई और उन्हें वहां से खदेड़ने के लिए उन पर पानी की बौछार की। इतने के बाद भी जब वो लोग नहीं माने और
वहीं पर डटे रहे तो मजबूरन पुलिस को उन पर लाठियां भांजनी पड़ी। पुलिस की सख्ती के बाद वो लोग तितर-बितर होने लगे। इन प्रदर्शनकारियों में महिलाएं भी शामिल दिखी, जिन्हें पुलिस ने वहां से खदेड़ डाला। आरोप है कि इसके बाद वहां कुछ गुस्साए लोगों ने पुलिस वालों पर पथराव किया, जिसमें 2 पुलिस वाले घायल हो गए। हिजबुल मुजाहिदीन के सरगना सैयद सलाउद्दीन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। न्यूज़ 18 के पवन शर्मा की रिपोर्ट है कि हिजबुल मुजाहिदीन के सरगना सैयद सलाउद्दीन को किसी भी वक्त गिरफ्तार किया जा सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान पर सैयद सलाउद्दीन को गिरफ्तार करने और उसके खिलाफ कार्रवाई करने का भारी दबाव है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर समझौते के बाद से हालात बदले हैं। यही नहीं, आतंकवाद की फंडिंग पर नजर रखने वाली संस्था FATF का पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा रुख भी इसकी बड़ी वजह माना जा रहा है। बताया गया कि गिरफ्तारी से सहमा सलाउद्दीन POK के मुजफ्फराबाद में किसी गुमनाम ठिकाने पर छिप गया है, जबकि इससे पहले वो रावलपिंडी के एक सेफ हाउस में रह रहा था, जहां उसे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI हर जरूरी सुविधा मुहैया करा रही। मिस इंडिया दिल्ली रह चुकी मानसी सहगल आम आदमी पार्टी में शामिल हो गई। 2019 में मिस इंडिया दिल्ली का खिताब जीतने वाली मानसी सहगल आम आदमी पार्टी में शामिल हो गई। उन्होंने दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष राघव चड्ढा की मौजूदगी में पार्टी का दामन थाम लिया। I would just like to encourage the youth of the society. कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने असम के गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर में पूजा की। साथ ही उन्होंने अपने दौरे में आदिवासी समुदाय की कुछ महिलाओं के साथ डांस भी किया। दिल्ली के पास यूपी के नोएडा में रायन इंटरनेशनल स्कूल के सामने कुछ छात्रों के माता पिता ने हंगामा किया। इनका आरोप है कि स्कूल पहले ही ऑनलाइन परीक्षा ले चुका है, लेकिन फिर भी वो ऑफलाइन परीक्षा करवा रहा है। शिक्षा माफिया होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से दिल्ली के लिए EMU यात्री ट्रेन की फिर शुरुआत हो गई। पिछले साल कोरोना संकट की वजह से मार्च में इसे रोकना पड़ा था। इसके लिए मुझे बहुत ज्यादा फायदा है, क्योंकि हमें बसों में बहुत ज्यादा किराया हमें देना पड़ रहा है। कनाडा के टोरंटो में कुछ भारतीय समुदाय के लोगों ने एक तिरंगा रैली निकाली। ये रैली खालिस्तान समर्थकों के विरोध में की गई। गुजरात के अहमदाबाद में एक महिला जान देने के इरादे से नदी में कूद गई, लेकिन वहां मौजूद दमकल कर्मियों ने उसे बचा लिया। बताया गया कि नदी में छलांग लगाते ही उन्होंने उसे देख लिया, जिसके बाद दमकल कर्मी तुरंत उसके पास पहुंचे और उसे नदी से निकालने लगे। सामने आई तस्वीरों में 3 दमकल कर्मी पानी में गिरी उस महिला को बोट पर चढ़ाते नजर आए। इस दौरान वो बिल्कुल बेसुध थी, लेकिन बाद में वो होश में आ गई। कोरोना का टीका लगवाने के दूसरे चरण के पहले ही दिन प्रधानमंत्री ने वैक्सीन की पहली डोज लगवाई, जिसके बाद प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके ये जानकारी दी और उन सभी लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील की जो इसके योग्य हैं, क्योंकि वैक्सीन से जुड़ी कई अफवाहें फैलाई, जिन पर पीएम ने फुल स्टॉप लगा दिया और मुस्कुराते हुए भारत बायोटेक की बनाई हुई कोवैक्सीन की पहली खुराक ली। लोगों को दिक्कत न हो, इसलिए प्रधानमंत्री सूरज निकलने से पहले ही दिल्ली के एम्स पहुंच गए, जहां वो उस वार्ड में गए जिसमें कोरोना का टीका लगाया जाता है। वहां उन्होंने खुद फॉर्म भरकर वैक्सीन लगवाने के लिए हामी भरी, जिसके बाद एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया की मौजूदगी में 2 नर्सों की मदद से प्रधानमंत्री को सुबह 6:25 पर वैक्सीन की पहली डोज दी गई। टीके की पहली खुराक लेते ही पीएम ने देश के लोगों से भारत को कोरोना मुक्त बनाने की अपील करते हुए एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने हंसते हंसते वैक्सीन लगवाने की तस्वीर शेयर की और ये संदेश दिया कि लोग बिना डरे इस मुहिम का हिस्सा बने। कोई कहता है कि ये खतरनाक है या ये वैक्सीन जो है इसमें कमी है, तो प्रधानमंत्री जी ने खुद उसको लेकर सारे देश को एक बड़ा पवित्र संदेश दिया है। यही नहीं, पीएम ने भारत में बनी वैक्सीन लगवाकर उन लोगों को करारा जवाब दिया जिन्होंने इस पर उंगली उठाई थी। उन्होंने भारत बायोटेक की जो वैक्सीन है वो लगाई और इससे ये संदेश दिया कि दोनों वैक्सीन जो हैं वो सेफ हैं। कोरोना वैक्सीनेशन के दूसरे चरण में 60 साल से ज्यादा उम्र वाले बुजुर्गों और अलग अलग बीमारियों से जूझ रहे 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को टीका लगाया जाएगा। यही वजह रही कि 70 साल के प्रधानमंत्री ने अपनी बारी आते ही कोरोना की वैक्सीन लगवाई। लेकिन विपक्ष इसमें भी सियासत करने से बाज नहीं आया। कांग्रेस ने वैक्सीनेशन का चुनावी कनेक्शन जोड़ दिया। उसने आरोप लगाया कि पीएम टीका लगवाकर चुनावों में इसका फायदा उठाना चाहते हैं, क्योंकि इस दौरान उनके कंधे पर नजर आ रहा गमछा असम का था, जबकि वैक्सीन देते समय वहां मौजूद नर्सों में एक पुदुचेरी की और एक केरल की है।
ये वैक्सीन थी या इलेक्शन कैंपेन था? एक नर्स केरला की, एक नर्स पौंडीचेरी की, गमसा आसाम का। जिसके बाद बीजेपी ने कांग्रेस के आरोप का करारा जवाब दिया। मैं कांग्रेस के नेताओं को एक ही बात कहूंगा, आप वैक्सीन लगाइए तो जो चारों जगह चुनाव उसके कपड़े पहन के जाइए, हम कुछ नहीं बोलेंगे। बीजेपी ने अपने सभी मंत्रियों, सांसदों और नेताओं को उनके अपने क्षेत्र में वैक्सीन लगवाने को कहा है। साथ ही उन्हें निर्देश दिए गए हैं कि वो मुफ्त में टीका न लगवाएं। उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक ट्रक पलटने से हुए हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। बताया गया कि ट्रक पे 22 मजदूर सवार थे और कोयले के काम के लिए इटावा जा रहे थे, लेकिन तेज रफ्तार ट्रक अचानक से पलट गया। इस हादसे में 6 मजदूरों की वहीं पर मौत हो गई, जबकि 16 लोग बुरी तरह जख्मी हो गए। इन सभी घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती करवाया गया। तो कानपुर में यह सड़क हादसा हुआ, 6 मजदूरों की मौत हो गई। इस हादसे में ट्रक पलटने की वजह से यह हादसा हुआ। 6 लोगों की मौत और 16 के करीब लोग जख्मी हुए हैं, जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है। 6 लोगों की मृत्यु हो गई है। इन 6 लोगों में 2 पुरुष, 2 महिला, 1 पुरुष और 3 बच्चे हैं। इसके अलावा 8 लोगों को जो जिला अस्पताल रेफर किया गया है, उनका भी इलाज चल रहा है। अन्य 8 लोग पूर्ण रूप से सुरक्षित हैं। अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। गुजरात के सूरत से रोंगटे खड़े कर देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आईं, जिनमें एक इमारत में आग लगने के बाद कुछ लोगों ने जान जोखिम में डालकर अपनी जान बचाई। ये आग इमारत की 4थी मंजिल पर लगी, जिसमें कुछ पल के लिए सबके हाथ पांव जिसने फुला कर रख दिए। हालात इतने बिगड़ गए कि लोगों को खिड़की से बाहर निकलकर अपनी जान बचाना आखिरी विकल्प दिखा। वहां से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें 4थी मंजिल की एक खिड़की पर कुछ लोग लटके दिखाई दिए। इन लोगों में एक महिला भी शामिल रही, जिसे एक आदमी ने उस इमारत की एक दूसरी खिड़की पर मौजूद कुछ लोगों की मदद से सुरक्षित अंदर पहुंचाया। इस बीच आग लगने की वजह से इमारत से धुआं उठता नजर आया। एक तरफ खिड़की के जरिए लोग अपनी जान बचाने में जुटे दिखे, तो दूसरी तरफ सड़क पर दमकल की कुछ गाड़ियां खड़ी दिखाई दी, जिनकी मदद से आग को कुछ देर में बुझा लिया। रूस ने पर्यावरण पर निगरानी रखने के लिए खास उपग्रह को कामयाबी के साथ लॉन्च कर दिया। ये उपग्रह आर्कटिक महासागर के इलाके की निगरानी करेगा, जिसे कजाकिस्तान के एक लॉन्च पैड से छोड़ा गया। जैसे ही काउंटडाउन खत्म हुआ, रूस का सोयूज रॉकेट उपग्रह के साथ आसमान की तरफ बढ़ने लगा और जल्द ही उसने जरूरी ऊंचाई हासिल कर ली और उपग्रह को उसकी कक्षा में छोड़ दिया। ये उपग्रह ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आर्कटिक महासागर में होने वाले बदलावों पर नजर रखेगा। इसके अलावा ये रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन जैसे कामों में भी मददगार साबित होगा। चंडीगढ़ में विधानसभा के घेराव की कोशिश कर रहे अकाली दल के कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने पानी की बौछार कर दी। अकाली दल ने पंजाब की कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया और विरोध के तौर पर विधानसभा का घेराव करने की कोशिश की, लेकिन वहां पहले से तैयार पुलिस ने उन पर पानी की बौछार कर दी। हालांकि पानी की बौछार का कार्यकर्ताओं पर कोई असर नहीं पड़ा और वो बैरिकेड के ऊपर चढ़कर उसे पार करने की कोशिश करते दिखे। हालांकि पानी की बौछार के जरिए पुलिस ने उन्हें किसी तरह रोक तो लिया, लेकिन वो प्रदर्शनकारियों को पीछे हटाने में नाकाम रही। इस बीच अकाली दल के नेताओं ने बीजेपी और कांग्रेस पर सांठगांठ का आरोप लगाया। बीजेपी ਤੇ कांग्रेस मिलके लोगों की आवाज ਨੂੰ दबाना चाहते हैं। सड़क ही नहीं, विधानसभा के अंदर भी यही नजारा दिखाई दिया। वहां सदन की कार्रवाई में हिस्सा लेने पहुंचे अकाली दल के विधायकों ने कैप्टन सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्लेकार्ड और नारे लिखी तख्तियां लेकर पहुंचे इन विधायकों ने कैप्टन सरकार पर किसानों के अपमान का भी आरोप लगाया। रूस से हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई, जहां एक पूरा कस्बा बर्फ की सफेद चादर से ढका दिखाई दिया। कोयला खदानों के लिए मशहूर वहां के वोकूर्ता शहर के पास मौजूद ये इलाका छोटी गर्मियों और लंबी और कड़ाके की ठंड के लिए जाना जाता है, जो पूरी दुनिया में गर्मी का मौसम आने के बाद भी बर्फ से ढका रहता है। वहां से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें एक तस्वीर में इमारतें बर्फ से लिपटी दिखी, जिन्हें देखकर ऐसा लगा मानो कि किसी ने उन पर सफेदी पोत दी हो। सड़क किनारे खड़ी गाड़ियां बर्फ में बिल्कुल ही छिप गई। वहीं सर्दियों में तापमान -50 डिग्री तक रहता है और यही वजह है कि उस शहर को इंसानों के रहने लायक जगह नहीं समझा जाता और सर्दियों में तो वो पूरा इलाका वीरान हो जाता है।
खबर है कि बंगाल के कोयला घोटाले की जांच कर रही सीबीआई को अभिषेक बनर्जी की पत्नी के यूके में बैंक खाते होने की जानकारी मिली। न्यूज 18 के नीतीश कुमार की रिपोर्ट है कि अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा बनर्जी और उनकी रिश्तेदार मेनका गंभीर के यूके में बैंक खाते होने की खबर है, जिनके बारे में सीबीआई ने वहां से जानकारी मंगवाई। उसकी नजर उनके लंदन के कुछ खास बैंक खातों पर है, जिनके बारे में कोयला घोटाले की जांच के दौरान पता चला। इस बीच इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं पर सुनवाई 10 मार्च तक टल गई। ममता सरकार की ओर से दायर याचिका सीबीआई जांच के खिलाफ थी, लेकिन सुनवाई टलने से सीबीआई को अपना जवाब देने के लिए थोड़ा समय मिल गया। बिहार में सभी को कोरोना का टीका मुफ्त लगाया जाएगा। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने पटना में कोरोना की वैक्सीन लगवाई। इसके बाद उन्होंने ऐलान किया कि पूरे राज्य में सभी को मुफ्त में यह टीका लगाया जाएगा। ये बिहार में बिल्कुल वैक्सीनेशन फ्री होगा। सुप्रीम कोर्ट ने आईपीएस अधिकारियों के तबादले से जुड़ी एक याचिका को खारिज कर दिया। इस याचिका में पश्चिम बंगाल के एक वकील ने केंद्र सरकार को मिले तबादले के अधिकार को चुनौती दी थी। ये विवाद उस समय उठा था जब केंद्र ने पश्चिम बंगाल में नियुक्त 3 अधिकारियों का तबादला कर दिया था। ईडी ने टीएमसी नेता कुणाल घोष को सुबह पेश होने का नोटिस भेजा। वो शारदा घोटाला मामले में सवालों के घेरे में है। कुणाल घोष ने साफ किया कि वो जवाब देने के लिए ईडी के सामने पेश जरूर होंगे। चौथे टेस्ट के लिए टीम इंडिया के क्रिकेटरों ने अहमदाबाद में अभ्यास किया। भारत और इंग्लैंड के बीच ये मैच गुरुवार से खेला जाएगा। महाराष्ट्र के सोलापुर में कुछ बदमाशों ने यशवंतपुर अहमदाबाद एक्सप्रेस ट्रेन की 6 बोगियों में सवार कुछ यात्रियों से लूटपाट की। बताया जा रहा है कि ट्रेन रोकने के लिए आरोपियों ने सिग्नल के तार काट दिए थे। 10-15 लड़के थे रात के टाइम। जैसे उनका हाथ पकड़ा, हाथ ऑयलिंग था पूरा। लूट की घटना की जानकारी मिलने के बाद रेलवे पुलिस वहां पहुंची और भरोसा दिया कि इस मामले में जांच के बाद आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई के लिए इनके मामले दर्ज जीआरपी में किए जाएंगे। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक 4 या 5 मार्च को हो सकती है और माना जा रहा है कि इस बैठक के बाद ही पार्टी 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी करेगी। इंग्लैंड के एक्सेटर शहर में मिले दूसरे विश्व युद्ध के खतरनाक बम को धमाका करके नाकाम कर दिया गया। उस जंग के दौरान हिटलर ने ब्रिटेन पर कई बम बरसाए थे। यह बम उन्हीं में एक था, जो कि इतना ताकतवर था कि जैसे ही उसे डेटोनेट किया गया, धरती थर थर कांप उठी। जिस इलाके में सन्नाटा पसरा हुआ था, वहां 1000 किलो के बम के फटते ही ऐसे कान फाड़ देने वाली आवाज हुई कि 8 किलोमीटर दूर तक लोग दहल उठे। बम के ब्लास्ट होते ही सैकड़ों फीट ऊंचे मलबे का फव्वारा ऐसे फूटा जैसे किसी खतरनाक ज्वालामुखी का लावा। पूरे इलाके के ऊपर इतना घना धुआं छा गया जिसे देखकर ऐसा लगा मानो वहां कोई विकराल आग लग गई हो। आसपास की कई इमारतें तो धमाके को सह तक नहीं पाई। बताया गया कि 3 दिन पहले जैसे ही प्रशासन को जर्मनी के गिराए इस बम की भनक लगी, उनके कान खड़े हो गए और पूरे इलाके को खाली कराकर बम को नाकाम किया गया। दिल्ली के साकेत इलाके में एक तेज रफ्तार मर्सिडीज कार पेड़ से टकरा गई। इस गाड़ी के पीछे आ रही दूसरी गाड़ी भी संभल नहीं सकी और मर्सिडीज को पीछे से टक्कर मार दी। बताया गया कि हादसे के वक्त मर्सिडीज में 2 लोग बैठे हुए थे, जिनमें एक आदमी घायल हो गया, जबकि पीछे से टकराई गाड़ी में बैठा आदमी भी बाल-बाल बचा। कुछ नहीं, डीजल लेने आए थे, गाड़ी से डीजल लेने आए थे। वो किसी ने रॉन्ग टर्न कर ली गाड़ी, उस चक्कर में वो पेड़ से टकरा गई गाड़ी। तो वो पर सब सेफ है। उत्तर प्रदेश के मथुरा से दहशत से भर देने वाली एक तस्वीर सामने आई, जहां कपड़ों और किताबों से भरे एक गोदाम में भीषण आग लग गई। आशंका जताई गई कि यह हादसा शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ और जो तस्वीरें सामने आई उनमें खिड़कियों से तेज लपटें और धुआं उठता नजर आया। वहां मौजूद लोग खिड़की के जरिए लपटों पर पानी की बौछार करते दिखे, जबकि कुछ आग बुझाने के लिए एक दीवार तोड़ते नजर आए। गोदाम के जिन हिस्सों में आग नहीं फैली थी, वहां से लोग सामान निकालकर बाहर लाने लगे। इस बीच फायर ब्रिगेड भी वहां पहुंच गई और आग बुझाने की कवायद शुरू कर दी। लपटों के शांत होने पर दमकल कर्मी गोदाम के जल रहे एक हिस्से में पहुंचे और पानी की बौछार करने लगे। तत्काल गाड़ियां भेजी गई हैं और आग बुझाई जा रही है, लगभग बुझ चुकी है। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने कई घंटों तक मेहनत की, जिसके बाद आग बुझ गई। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा आज जयपुर दौरे पर जाएंगे। वो पार्टी के प्रदेश कार्य समिति की बैठक में शामिल होंगे और
कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। इसके साथ ही वो कई दूसरे कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे। उनका मालवीय नगर इलाके में कालीबाड़ी मंदिर में दर्शन का भी कार्यक्रम है। जेपी नड्डा के दौरे को लेकर बीजेपी कार्यकर्ता भी तैयारियों में जुटे हैं और जयपुर में कई जगह उनके स्वागत का कार्यक्रम है। तो कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे जेपी नड्डा का ये कार्यक्रम। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का ये जयपुर दौरा है, जहां वो कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे, कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे और जानकारी ये भी कि कालीबाड़ी मंदिर में भी दर्शन करेंगे जेपी नड्डा। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में लोकतंत्र की मांग पर रैली निकाल रहे लोगों और पुलिस के बीच जोरदार झड़प हुई। देश में राजशाही खत्म करने और लोकतंत्र लाने के लिए वहां हाल ही में रिडेम यानी रीस्टार्ट डेमोक्रेसी नाम के एक नए संगठन की शुरुआत हुई और उसकी तरफ से ही ये रैली बुलाई गई थी, जिसकी भनक लगते ही सुरक्षा बल की कई टीमें रैली वाली जगह पहुंच गईं और प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने लगी। इसके बाद सड़क पर भगदड़ मच गई। एक तस्वीर में कुछ प्रदर्शनकारी डरकर छिपे नजर आए तो कई वहीं जमे रहे, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सुरक्षा बल ने लोगों से शांति से रैली खत्म करने की अपील की थी, लेकिन जब वो नहीं माने तो उन्होंने बल का इस्तेमाल किया। इतना ही नहीं, प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए पुलिस ने रबर की गोलियां भी दागी। इस हंगामे में कई लोग घायल भी हो गए, जिन्हें पुलिस ने अस्पताल पहुंचा दिया। रैली और फिर पुलिस की कार्रवाई की वजह से सड़क पर कई घंटों तक अफरा तफरी मची रही। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भाई की गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। यह हादसा उस वक्त हुआ जब ममता बनर्जी के भाई बाबुन बनर्जी की कार को पीछे से गाड़ी ने टक्कर मार दी। घटना के बाद बाबुन बनर्जी अपनी गाड़ी को छोड़कर दूसरी गाड़ी से चले गए, जबकि पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को हिरासत में लेकर गाड़ी भी जब्त कर ली। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की धार्मिक यात्रा से राज्य में सियासी गहमागहमी तेज हो गई। कहने को तो वसुंधरा की यह यात्रा निजी है, लेकिन माना जा रहा है कि इसकी आड़ में वो अपनी ताकत दिखाना चाहती, जिसके लिए वो जयपुर के गोविंद देव जी मंदिर पहुंची, जहां उन्होंने पारंपरिक तरीके से पूजा की और आरती उतारकर मन की मुराद मांगी। पता चला है कि इस धार्मिक यात्रा में उनके करीबी बीजेपी विधायक भी शामिल होंगे। हालांकि बीजेपी नेता उनकी यात्रा को निजी बताकर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। किसी भी व्यक्ति को अपना निजी कार्यक्रम करने का पूरा हक है, इसको राजनीतिक चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। लेकिन जैसे ही धार्मिक यात्रा के मुद्दे ने जोर पकड़ा, वसुंधरा के करीबी विधायकों ने इशारा किया कि वो चुनाव उनकी अगुवाई में लड़ना चाहते हैं। मैं तो ये शुरू से कह रहा हूँ कि अगर राजस्थान में मास लीडर कोई है तो वसुंधरा जी है। इस बीच कांग्रेस ने वसुंधरा की यात्रा पर मचे हो हल्ले पर सवाल उठा दिया। उनकी यात्रा का क्या उद्देश्य हो तो वो जान। कोई भी व्यक्ति धार्मिक कृत्य करता है तो वो गुप्त रहना चाहिए। वसुंधरा ने अपनी धार्मिक यात्रा तो शुरू कर दी, लेकिन खबर है कि अपने जन्मदिन यानी कि 8 मार्च को ब्रज 84 क्षेत्र से देव दर्शन की यात्रा के दौरान वो अपना असली दम दिखाएंगी। दिल्ली के पास यूपी के गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई और इस मुठभेड़ में 25,000 रुपए के एक इनामी बदमाश को गोली लगी। इस बदमाश की लूट और बलात्कार के मामलों में पुलिस को तलाश थी। पुलिस ने इस बदमाश के पास से एक अवैध हथियार के 7 कारतूस भी बरामद किए, जिसके बाद इसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। पुलिस ने इसका पीछा किया, इसने अपने बचाव में फायरिंग करी। जवाबी फायरिंग में इसके पैर पे गोली लगी है, लेकिन इसको सफलतापूर्वक अरेस्ट कर लिया गया है और बाकी विधिक कार्रवाई प्रचलित है और इसमें पूरा प्रयास किया जाएगा कि जल्द से जल्द इसको फास्ट ट्रैक ट्रायल के माध्यम से सजा करवाई जा सके। प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने तमिलनाडु सरकार पर निशाना साधा। तमिलनाडु के कन्याकुमारी में राहुल गांधी ने रोड शो किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार के अलावा राज्य की AIADMK सरकार को भी निशाने पर लिया। पश्चिम बंगाल में बीजेपी नेता पामेला गोस्वामी के मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया गया। पिछले दिनों पुलिस ने पामेला को ड्रग्स केस में पकड़ा था। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने पार्टी आलाकमान से नाराज बताए जा रहे गुलाम नबी आजाद का समर्थन किया। उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व को सलाह दी कि पार्टी की बेहतरी के लिए वो सबकी बात सुने। कांग्रेस के बड़े लीडर्स को एक सुझाव है कि जो ये लोग बात कहें उसको आप सकारात्मक रूप में लीजिए। कांग्रेस के नाराज कहे जाने वाले नेताओं जिन्हें G23 कहा जा रहा है, उनमें एक भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी संदीप दीक्षित का समर्थन किया। पार्टी कैसे मजबूत करनी हो ये बैठ के विचार करना चाहिए। मुंबई में पिछले साल अचानक खड़े हुए बिजली संकट के तार चीन से जुड़ते दिख रहे हैं।
News18.com की रिपोर्ट है कि बीते साल गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों से झड़प में मात खाने के बाद चीन ने भारत में साइबर अटैक की कोशिश की थी, जिसकी वजह से पिछले साल 12 अक्टूबर को मुंबई में एक दिन के लिए ब्लैकआउट हो गया। ये घटना चीन के एक बड़े साइबर मिशन का हिस्सा थी, जिसका मकसद भारत के पावर ग्रिड को ठप करना था। दावा तो यहां तक किया गया कि चीन ने यह भी योजना बना ली थी कि अगर गलवान घाटी में भारत दबाव बनाता है तो वो पूरे देश को अंधेरे में डुबो देगी। यानी केवल मुंबई नहीं, देश भर के कई पावर ग्रिड चीन के हैकरों के निशाने पर। लेकिन कई वायरस के सक्रिय नहीं हो पाने की वजह से ऐसा नहीं हो सका। हालांकि इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद जांच एजेंसियां इस मामले की पड़ताल में जुट गई और इस बीच केंद्र सरकार ने यह साफ कर दिया कि उस दौरान डेटा की कोई चोरी नहीं हुई। सेवरल ब्लैकलिस्टेड आईपी कंपनीज या रेटिंग एजेंसीज, इन्होंने शायद एमएससीबी के सर्वर में लॉगिन के अटेम्प्ट किए हो। मुंबई में बिजली गुल होने से जुड़े साइबर अटैक पर केंद्र सरकार महाराष्ट्र सरकार से रिपोर्ट तलब करेगी। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह के मुताबिक साइबर अटैक के सबूत होने पर इस मामले की जांच होगी। उन्होंने ये भी कहा कि मुंबई में पिछले साल मानवीय चूक की वजह से बिजली गुल हुई थी, न कि साइबर अटैक की वजह से। केंद्रीय मंत्री का दावा है कि उस वक्त विशेषज्ञों की टीम भी भेजी गई थी, जिसने अपनी रिपोर्ट में मानवीय चूक का जिक्र किया था। हमारे पास कहीं कोई एविडेंस नहीं है, उनके पास अगर कोई इसका साक्ष्य हो तो वो बताएंगे। दिल्ली के आदर्श नगर इलाके में लोग पुलिस के खिलाफ सड़क पर उतर आए। 2 दिन पहले इस इलाके में झपटमारों ने एक महिला की गले की चेन खींचने की कोशिश की थी और उस महिला ने जब विरोध किया तो बदमाशों ने चाकू घोंपकर उसकी हत्या कर दी थी, जिसके बाद लोगों के सब्र का बांध टूट गया और उन्होंने पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस। लोगों ने इलाके में बढ़ते अपराधों का ठीकरा दिल्ली पुलिस पर फोड़ा। लोगों ने ये आरोप लगाया कि पुलिस यहाँ पर रोजाना होने वाले अपराधों को भी नहीं रोक पाती है, साथ ही जब बदमाश पकड़ में आते हैं तो उन्हें छोड़ दिया जाता है। आदर्श नगर के लोगों ने दिल्ली पुलिस पर अपराधियों से मिली भगत का संगीन आरोप तक लगा दिया। उनको सब पता है कि क्राइम कहाँ होता है और किस जगह पे होता है। एक महिला ने तो ये तक दावा किया कि इलाके में सिर्फ झपटमारी या चोरी चकारी ही नहीं होती, वहाँ महिलाओं का घर से निकलना भी खतरे से खाली नहीं। लेडीजें जो चलती है उनकी चुन्नियाँ कितना खींच के लोग ले जाते हैं। लोगों को समझाने के लिए पुलिस वाले तुरंत घटनास्थल पर पहुंच गए, लेकिन तब भी लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ, क्योंकि पिछले 72 घंटों में ही ताबड़तोड़ अपराधों ने दिल्ली को दहला दिया। न्यूज़ 18 के आनंद तिवारी की रिपोर्ट है कि दिल्ली के नांगलोई इलाके में दिन दहाड़े 2 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जबकि एक रोज पहले मुकुंदपुर इलाके में एक नाबालिग को बदमाशों ने गोली मार दी थी। वहीं बीती रात द्वारका इलाके में कुछ गुंडों ने 2 भाइयों पर चाकू से हमला कर दिया, जिसमें एक की मौत हो गई। 2 दिन पहले तो आदर्श नगर में झपटमारों ने एक महिला की हत्या कर दी थी और 3 दिन पहले दिल्ली के कालकाजी में एक लड़की से छेड़छाड़ का विरोध करने पर उसके भाई पर हमला हो गया था। दिल्ली पुलिस लाख दावा करे कि राजधानी दिल्ली में क्राइम ग्राफ लगातार नीचे जा रहा है, लेकिन फरवरी महीने में हुई लूट, हत्या और स्नेचिंग की ताबड़तोड़ वारदातों ने एक बार फिर से दिल्ली की कानून व्यवस्था पे सवाल खड़े कर दिए हैं। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में एक जबरदस्त सड़क हादसे के बाद लोगों ने तोड़फोड़ की। बताया गया कि वहां पुलिस की गाड़ी और एक बाइक की जोरदार टक्कर हुई, जिसमें बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद इलाके के लोगों ने पुलिस की एक गाड़ी को निशाना बनाया। गुस्साई भीड़ ने थाने के बाहर खड़ी इस गाड़ी पर मोटे मोटे पत्थर बरसाए। भीड़ ने पत्थरों की बौछार से इसी तरह कई गाड़ियों के शीशे चकनाचूर किए। इसका कार ने शायद ब्रेक किया कि नहीं पता, लेकिन लड़के लोग ने आके साइड पे ठोक दिया। हंगामा कर रहे इन लोगों ने थाने के बाहर खड़ी मोटरसाइकिल और स्कूटरों को भी नहीं बख्शा। पुलिस वालों ने भीड़ में शामिल लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन उनकी एक नहीं चली। इसके बाद हंगामा कर रहे लोगों ने सड़क पर अपनी गाड़ियां अड़ा दी, जिससे वहां जैम जैसे हालात बन गए। उत्तर प्रदेश में कोरोना नियमों के तहत 1ली से 5वीं क्लास में पढ़ने वाले छात्रों के लिए भी स्कूल खुल गए। कोरोना वायरस के खतरे की वजह से राज्य में करीब 1 साल पहले स्कूलों को बंद किया गया था, जिन्हें पूरी सावधानी के साथ राज्य सरकार ने छोटे बच्चों के लिए दोबारा खोलने का फैसला लिया, जिसके बाद कई छात्र कोरोना नियमों को मानते हुए पहले ही दिन अपने स्कूल पहुंच गए, जिसकी कुछ तस्वीरें राजधानी लखनऊ से भी सामने आई, जिनमें एक स्कूल में कुछ छात्र क्लासरूम में सोशल डिस्टेंसिंग के नियम को ध्यान में रखते हुए ही अलग अलग बेंच पर बैठे दिखे। स्कूल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे, जहां उन्होंने अलग अलग क्लास के छात्रों से उनके क्लासरूम में जाकर मुलाकात की। उन्होंने उन छात्रों का मनोबल बढ़ाने के लिए उन्हें चॉकलेट भी बांटी और उनसे बातचीत की।
कभी कभी रोज आएगी हैं? रोज आएगी ना? ठीक है, बहुत शुक्रिया। कुछ इसी तरह की तस्वीरें गोरखपुर के एक सरकारी स्कूल से भी सामने आईं, जिनमें स्कूल पहुंचे छात्रों का तिलक लगाकर और आरती उतारकर स्वागत किया गया। यही नहीं, स्कूल को गुब्बारों और सजावट के दूसरे सामान से भी सजाया गया। लंबे वक्त बाद स्कूल पहुंचकर बच्चों के चेहरे भी खिल उठे। अच्छा लग रहा है, मेरी सारी फ्रेंड मिली हैं और मुझे टीचर से मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है। राज्य के दूसरे शहरों के स्कूलों में भी कुछ इसी तरह के इंतजाम किए गए। जहां कानपुर के एक स्कूल में बच्चों का स्वागत उन पर फूल बरसाकर किया गया, तो प्रयागराज में एक सरकारी स्कूल के बाहर फूलों से स्वागतम लिखा गया। साथ ही छात्रों के हाथों को सैनिटाइज कराकर ही उन्हें स्कूल में एंट्री दी गई। क्योंकि राज्य में छोटे बच्चों के लिए स्कूलों को खोल तो दिया गया, लेकिन कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। इसलिए राज्य सरकार ने ये दिशा निर्देश जारी किए कि हर छात्र को हफ्ते में 2 दिन ही स्कूल आना होगा, जिसके लिए ये तय किया गया कि पहली और 5वीं क्लास में पढ़ने वाले छात्र सोमवार और गुरुवार के दिन स्कूल आएंगे, जबकि मंगलवार और शुक्रवार को दूसरी और चौथी क्लास के छात्रों को स्कूल आना होगा। वहीं तीसरी क्लास में पढ़ने वाले छात्रों के लिए बुधवार और शनिवार को स्कूल खुलेंगे। मुंबई के वडाला से रोंगटे खड़े कर देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई, जिसमें पार्किंग में खड़ी 2 बसों में भीषण आग लग गई। हालांकि आग कैसे लगी इसका पता नहीं चल सका, लेकिन ये आग इतनी भीषण थी कि उसमें दोनों बसों को कुछ ही देर में पूरी तरह अपनी चपेट में ले लिया और देखते देखते बसों में आग की लपटों के साथ धुआं उठने लगा, जिसे देखकर वहां जमा हुए लोग घबरा गए। और जिस जगह पर यह घटना हुई उसके बिल्कुल पास इंडियन ऑयल का एक पेट्रोल पंप भी है। जरा सी चिंगारी पेट्रोल पंप तक पहुंचते ही हादसा और बड़ा हो सकता था, लेकिन गनीमत रही कि वक्त रहते आग को बुझा लिया गया। घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। महाराष्ट्र के पुणे में मौजूद कमला नेहरू अस्पताल में कोरोना की वैक्सीन लगाने में देरी होने पर वहां पहुंचे लोग भड़क गए। अभियान के दूसरे चरण में बुजुर्गों और गंभीर बीमारी से जूझ रहे 45 साल से ज्यादा उम्र वालों को टीका लगाने के लिए वहां के 4 सरकारी अस्पतालों को चुना गया था, लेकिन कुछ वजहों से कोरोना वैक्सीन सेंटर बने कमला नेहरू अस्पताल में टीका लगाने में देरी हुई। लोगों को टीका लगवाने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा, जिससे उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उन्होंने अस्पताल में हंगामा शुरू कर दिया। इन हालात को संभालने के लिए वहां तैनात पुलिस वालों को काफी मुश्किल हुई। देखते ही देखते कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए अस्पताल में भीड़ जुट गई। लोगों के बढ़ते गुस्से की वजह से उन्हें संभाल पाना भी मुश्किल होता जा रहा था। ऐसे में लोगों को एक-एक कर अंदर भेजा गया, जिसके बाद उन्हें कोरोना का टीका लगाया गया। मैनेजमेंट 0 है। हम लोग आए इसलिए नंबर लगा, इसलिए हम ठहर गए। कोरोना वैक्सीन लगाने से पहले लोगों की जानकारी जुटाई गई, जिसके बाद आगे की प्रक्रिया शुरू की।